फिर कांग्रेस के स्थापना जो होती है तो उसके पीछे हम लोग देखेंगे कि उदय इसका क्यों हुआ, उदय के कारण। उसके बाद स्थापना कब हुआ, कौन किया। फिर ये एक बड़ी संस्था के रूप में जब उभर करके आई, एक बड़ी संस्था के रूप में, तो इन्होंने क्या किया, एक साल में जो है अधिवेशन बुलाने का, मीटिंग बुलाने का काम किया। तो इनका अधिवेशन भी हमको देखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो कांग्रेस का एस्टेब्लिश तो 3 स्टेप में लेकर के हम लोग चलते हैं। पहला 1885 से लेकर के 1907 तक, कहीं कहीं 1905 तक दिया रहेगा। इसे हम लोग 3 स्टेप में लेकर के चलेंगे। ये देखिए, ध्यान दीजिए, 1885 से लेकर के 1947 तक। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम चरण। फिर दूसरा हो जाएगा 1907 से लेकर के 1920 तक, इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय चरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय चरण। तृतीय जो हम लोग बोलेंगे वो हम लोग 1920 से लेकर के 1947 तक, इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण ये हमें डिवाइडिंग करके देखना है। उसके बाद ये देखिए कि यदि हम लोग प्रथम चरण में हम लोग डिवाइडिंग कर दिए तो प्रथम चरण में हमारा ये एक तरीके से क्या था, उदारवादी था। उदारवादी था, लिबरल। तो उदारवादी में हमें जो देखना है ये कांग्रेस के विभाजन तक देखना है। कहां तक देखना है, तो कांग्रेस के विभाजन तक। इस विभाजन के स्वरूप है ना, इससे पहले जो जो घटना हुई, जैसे बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, ये सभी चीजें हमें कहां देखना है, कांग्रेस के प्रथम चरण। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम चरण ये 1907 जो है की पॉइंट है कांग्रेस का डिवाइडिंग का। और ये क्या थे, उदारवादी थे। इनका डिमांडिंग रहता था कि देखिए हमारी मांगे आप पूर्ति कर लीजिए। ठीक है, अब हमारी मांगे यदि पूर्ति करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। इसी के अगेंस्ट में दूसरा आया कि नहीं, आपको मेरा पूर्ति करना ही करना पड़ेगा, और उसे हम लोग क्या नाम दिए, क्रांतिकारी। इनका मोटो क्या था कि खून के बदले खून, मतलब तुरंत हमको क्विक डिसीजन चाहिए। क्या चाहिए, तुरंत क्विक डिसीजन चाहिए। परिणाम स्वरूप इस चरण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण। इसमें हम लोग देखेंगे भारत में तथा विदेशों में, भारत में और विदेशों में, ये दोनों हम लोग को देखना है। उसके बाद हमारा जो मेन होगा वो क्या होगा, 1920 से लेकर के 1947, जिसे हम लोग स्पेशल क्या बोलते हैं, गांधी युग। क्या बोलते हैं, गांधी युग। ये हमारा गांधी युग हो गया। तो इसमें हमें गांधी जी के बारे में जो है पूरा, सबसे पहले तो खुद ये सवाल हो गया। अब यहां पर हम लेकर के आते हैं गांधी। पहले तो गांधी क्या है, इन्हीं को पहले हम लोग जानेंगे, गांधी क्या है। उसके बाद गांधी से जुड़ी हुई है ना, ये सत्याग्रह प्रयोग करते हैं, सत्याग्रह को जानेंगे। इनकी पॉलिसी, रणनीति जानेंगे, सत्याग्रह। उसके बाद इस सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको मालूम ही होगा, चंपारण है ना, खेरा, ये सभी। ठीक है, तो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था, चंपारण। उसके बाद एक चलता है हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के जो है प्रतिनिधित्व करते हैं कौन, गांधी जी। वो खलीफा पद के लिए था। एक घटना ये हो गया खिलाफत। और उसके बाद 1917 के बाद जब इनके गुरु थे बाल गंगाधर तिलक, तो उनको कहते हैं कि तुम कांग्रेस में शामिल हो जाओ। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे समझना है, किनको समझना है, भारत को समझना है, और उनके बाद हम
आपके साथ शामिल होंगे। और भारत को उन्होंने समझा, जब वह साउथ अफ्रीका से आते हैं, है ना, तब जाकर के वह तुरंत कांग्रेस में शामिल नहीं होते हैं। पहले वह भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद भारत को समझते हैं और समझने के बाद तब जाकर के वह क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। और उनके बाद ये चीज सत्याग्रह खिलाफत एक रॉलेट एक्ट होता है, रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। मतलब ये एक तरीके से वही था कि नो फायर नो अटैक, फैसला ऑन द स्पॉट। मतलब अंग्रेजों की यह ऐसी नीति थी जहां पे बिना कारण बताए हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, ठीक है। इनके अगेंस्ट में भारतीय लोग एक सम्मेलन किए इनके विरोध में। तो कहाँ, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग कहाँ, अमृतसर में। और यहाँ पे जो है बहुत सारे नरसंहार, परिणाम स्वरूप जालियांवाला कांड का जो है बहुत सारे लोग विरोध किए। तो एक मीटर ये और एक मीटर खिलाफ, ये दोनों मिक्स कर देते हैं और गांधी जी एक नया आंदोलन स्टार्ट करते हैं 1920 में, जिसे नाम क्या दिया गया, असहयोग आंदोलन। क्या नाम दिया गया, असहयोग आंदोलन। इसे हम लोग को देखना है। ये मेरा हो गया टॉपिक। उसके बाद ये दौर ऐसा भी था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में 14 से 18 है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत को क्या मिला था कि भारत तुम हमारा साथ दो, बदले में हम तुमको क्या देंगे, 100 देंगे। 100 तो मिला नहीं। परिणाम स्वरूप गांधी जी थे कि अब देखो अंग्रेज कुछ भी बोलेंगे ना तो हमको उसका जो है सहयोग ही नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, असहयोग आंदोलन। इनको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये पहले अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें इतना चीज इसमें पढ़ना, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन पूरी प्रकाष्ठा पे थी, तो एक चौरा चौरी का कांड हो जाता है, चौरा चौरी। तो भारतीय लोग जो है, चौरा चौरी की घटना ऐसी हुई थी कि जो उत्तर प्रदेश में एक थाना है, उस थाना में जो है भारतीय द्वारा जो है आग लगा दिया गया था। तो परिणाम स्वरूप गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो गांधी जी के विरोध में आ गए लोग कि ये कैसे व्यक्ति हैं जो जब चरम पे थे आंदोलन तो उनको रोक दिया गया। परिणाम स्वरूप एक अलग हो जाएंगे और वो हो जाएंगे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, और गठन क्या करेंगे, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। लेकिन गांधी जी को हम लोग को समझना है, गांधी जी को हम लोग को समझना है। ये तो समझेंगे, जब हम गांधी जी को समझ जाएंगे तो हमें पूरा चीज समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्वराज पार्टी के बाद हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बाद हम लोग चले आते हैं, यहां पे ध्यान देते हैं गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, और इन सब के परिणाम स्वरूप दूसरा आंदोलन होता है 1930 में, और उस आंदोलन का नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने के बाद आ जाते हैं 30 में। उसके बाद फिर गांधी जी की हार होती है, असफलता होती है, असफल। और उनके बाद फिर से दो तरीके से कार्रवाई होती है। एक तो ट्रेड यूनियन का काम चलता है, ट्रेड यूनियन, और दूसरा हम लोग को क्या देखना है कि एक संस्थाएं चलती है, जैसे कि होम रूल संस्था, ये सभी संस्थाएं, होम रूल ये सभी, इन सब के परिणाम स्वरूप गांधी जी फिर 1940 में, है ना, गांधी जी 1940 में क्या करते हैं, तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। उनके बाद इनसे पहले हम लोग ये भी देख लेंगे
साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन। अगस्त प्रस्ताव के बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन देखेंगे 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये हमारा पूरा टॉपिक होगा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा होगा। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर चलते हैं हम लोग बेबेल योजना, बेबेल योजना है ना, उसके बाद माउंटबेटन योजना, और फाइनली हम 1947 में आजाद हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड था कि इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले बारीकी से समझिए। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिनका समय कब से कब तक, 1885 से लेकर 1947 तक, इनको हम लोग की पॉइंट दिए। क्या की पॉइंट दिए? कांग्रेस की स्थापना 1885 है। तो सवाल उठता है कि यहीं पे हम लोग सवाल उठाने लगते हैं कि ये सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। दूसरा, राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखेंगे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखेंगे। उनके बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो क्या उनसे पहले संस्था नहीं थी? कांग्रेस जो इतनी बड़ी संस्था हो गई तो उससे पहले भी तो संस्था थी, तो हमें उनसे पहले की भी संस्थाएं देखना है। उनके बाद कांग्रेस की जो स्थापना होती है तो क्या कारण है जो ये राष्ट्रीय लेवल का होता है, तो क्यों खोजेंगे, इनका उदय क्यों हुआ, फिर स्थापना कब हुआ, कौन किया, ये सभी। फिर इनके बाद इनका अधिवेशन को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कब इनका अधिवेशन होता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री के लिए। उसके बाद ये कांग्रेस जो हमारा डिवाइडिंग हो जाता है 3 स्टेप में, 1885 से लेकर के 1907 तक, जिसे हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। और उनमें हमें क्या क्या देखना है, तो बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन या सूरत फूट, सूरत फूट, ये सभी चीज हमें प्रथम चरण में देखना है। दूसरे चरण में क्या है, 1907 से लेकर के 1920 तक, वो है क्रांतिकारी चरण। अब क्रांतिकारी चरण का तो आप लोग सिंपली भाषा में ये समझिए, उदारवादी मतलब लिबरली तरीके से आप डिमांड को रखते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। और क्रांतिकारी, जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, बस तरीका अलग है। अब इन दोनों के तरीके के बाद एक तीसरा तरीका आते हैं जिसे स्पेशल गांधी युग के नाम से जानते हैं, और गांधी जी का तरीका ही अलग था जिन्हें हमें जानना होगा, ठीक है। और गांधी जी को जितना हम लोग जानने का प्रयास करेंगे हम लोग, उतना हम लोग गांधी जी को समझ पाएंगे कि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, ठीक है। उनके व्यक्तित्व पे कभी कभी सवाल उठ जाता है, और आप लोग मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, है ना, गांधी जी बुरे व्यक्ति थे, गांधी जी अच्छे व्यक्ति नहीं थे, ये वो नो तेरा, तो उन सभी समस्या का हम लोग समाधान यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया गांधी जी। अब गांधी जी कैसे एंट्री किए हैं, तो सबसे पहले यहीं पे हो गया गांधी क्या है, खुद हम लोग ये समझेंगे कि गांधी क्या है। उसके बाद इन्होंने ये जो सत्याग्रह प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का, उनको समझेंगे कि उनका रणनीति क्या था। उसके बाद भारत में उनके गुरु कहते हैं कि तुम मेरे साथ शामिल हो, लेकिन वो शामिल नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप इधर एक रॉलेट एक्ट की घटना होती है और इधर एक खिलाफत आंदोलन की घटना होती है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला कांड होता है, और इधर खिलाफत के जो है हेड बन जाते हैं। खलीफा पद के लेकर के हो रहा था विवाद कि खलीफा किनको बनाया जाए, तो गांधी जी इनके प्रमुख बनते हैं, और इन दोनों के बीच से एक निचोड़ निकलता है, और गांधी जी एक आंदोलन करते हैं। उस और आंदोलन का नाम होता है असहयोग आंदोलन। क्या नाम होता है? असहयोग आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद एक चौरा चौरी घटना होती है, चौरी चौरा, और ये मतलब ये घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी रोक देते हैं। परिणाम स्वरूप CR दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, एक नया पार्टी का गठन करते हैं, और उस पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी, जिसको हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कि इस स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, नहीं था, सब चीज हम लोग जानेंगे। उसके बाद इस स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू का ही एक नेहरू रिपोर्ट था जिसे हम लोग को जानना होगा। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, ये सभी घटनाएं बीच में होती है, और परिणाम स्वरूप एक फाइनली
नमक का मुद्दा लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं गांधी जी द्वारा। ये भी समझेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा था क्या, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, सफल रहे कि असफल रहे। और इनसे भी पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे साइमन कमीशन। ये 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था, इसमें यह बोला गया था कि इनको एक समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद जो है क्या आएगा, तो एक कमीशन गठित होगा। 10 साल बाद नहीं आकर के उससे समय से पहले आ गया था और उसमें कोई भारतीय नहीं थे। तो ये सब कारण लेकर के बाल गंगाधर तिलक जो है, सॉरी लाला लाजपत राय की हत्या भी उसी में होती है। उसकी घटनाएं हम लोग पूरा डिटेल, अभी हम लोग ये सिनॉप्टिक्स जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी द्वारा जो है फिर वो साइमन कमीशन मतलब सॉरी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरीके से चलता है। तो उनके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेड यूनियन भारत में स्थापित होता है। उसके बाद होम रूल, ये सभी गांधी जी द्वारा जो तीसरा आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। उससे पहले की भूमिका देखेंगे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ये सब। उसके बाद 1942 में करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और फाइनली बेबल योजना, माउंटबेटन योजना, ये सभी हम लोग देखेंगे और हम लोग 1947 में आजाद हो जाएंगे। ये टॉपिक हो गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें से ये आपको मेंस ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बारीकी से जब हम समझेंगे तब हम लोग यह निचोड़ निकाल पाएंगे कि ये मेंस में कहाँ इंपॉर्टेंट है और प्री में कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, जब आप मेंस में क्वेश्चन देता है तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि बारीकी से इन्हें समझना होगा। तो ये मेरा सिनॉप्टिक्स हो गया जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग देखेंगे और ये कल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए एक, दूसरा बिपिन चंद्रा की एक पुस्तक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नाम ही है बिपिन चंद्रा की, ठीक है। स्पेशल बुक है जो 1857 से स्टार्ट ही हुआ है। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि कल से हम लोग सिलसिलेवार से ऐसे चलेंगे। राष्ट्रवाद पहले समझेंगे क्या है, उसके बाद ऐसे करके हम लोग चलते चलेंगे। तो आप लोग इसे कल पढ़ करके आएंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।